हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो अपने कर लिया था। ये बायोलॉजी का चैप्टर रहने वाला और केमिस्ट्री के चैप्टर जो बन रहे थे कि कर लिए, और कुछ एक टॉपिक ऐसे बच्चे जिनके क्वेश्चन करने बाकी हैं, के भी धीरे धीरे अपने कर लेंगे। आज का वीडियो है 24 नंबर का वीडियो रहेगा। तो इससे पहले 23 नंबर का वीडियो भी करवाया है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य करवाया है। उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो भी मैंने उसके बारे में बताया गया है। और ये आज का टॉपिक रहेगा, यानी कि थ्योरी टाइप चैप्टर है, और इसके क्वेश्चन भी अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए स्वागत अपने करते हैं। चलिए गुणसूत्र की संरचना से स्वागत करते हैं आपका। गुणसूत्र की संरचना क्या होती है ये अपने पढ़ेंगे, और इनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो ही अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने को एग्जाम की दृष्टि से देखना है कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और अपने एग्जाम में कौन से आने वाले हैं। अपने को यही चाहिए, ठीक है। जितना ज्ञान ग्रहण करने का रास्ता नहीं है ज़्यादा, अपने को केवल क्वेश्चनों से मतलब है। अपने को देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो क्या बनेगा, गुणसूत्र की संरचना के बारे में। देखो इसमें मुख्य जो भाग होता है गुणसूत्र का, देखो गुणसूत्र का मुख्य भाग लगभग 90 से 92% डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, याद रखना। गुणसूत्र का मुख्य भाग, यहाँ से पूछ ले कि गुणसूत्र का मुख्य भाग कहाँ किससे बना होता है, तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। प्रथम 1 नंबर तो यहाँ से ये आ गया, देखो ये मोस्टली याद रखना आप। अब देखिए शेष जो भाग होता है 8 से 10% बच रहा है, जो आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होगा गुणसूत्र का जो मुख्य भाग होगा। दो मुख्य भाग में डिवाइड कर दिया। एक मुख्य भाग है जो 90 से 92% है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, और एक भाग को डिवाइड कर दिया इसने 8 से 10%, जिसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ जाती है। यहाँ तक ये हो गया 2 नंबर, ठीक है, याद रखना। अब देखिए गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था। गुणसूत्र को क्रोमेटिन नाम दिया था। क्रोमेटिन बताया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने ये कहा, गुणसूत्र नाम दे दिया कि क्रोमेटिन है। फिर आगे चल के देखो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में जीन पाए जाते हैं। अब जीन क्या होते हैं, जीन अनुवांशिकी इकाई होती है। अनुवांशिकी इकाई क्या होती है, जीन होती है। जीन के माध्यम से ये पता चलता है कि ये किस वंश का है और किस वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो शरीर के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। जीन क्या होते हैं, शरीर के लक्षणों को निर्धारित करेंगे। जीन के माध्यम से ही शरीर की संरचना है, बॉडी के बारे में पता चलता है, जो कि अनुवांशिकी की इकाई होती है। यहाँ से अगर प्रश्न ये से बने कि शरीर की अनुवांशिकी इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, जीन होती है, ठीक है। जीन में सब कुछ वो बायोडाटा होता है जो एक मनुष्य के बारे में जानना चाहिए। जैसे कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है तो जीन के माध्यम से ये पता लगाया जाता है, डीएनए टेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि गुणसूत्र में होता क्या, डीएनए और आरएनए प्रोटीन वगैरह होती है। इनके माध्यम से उस परिवार वालों को पता लगाया जाता है कि ये किस परिवार से है, ठीक है। डीएनए से दोनों को मिलान किया जाता है, दोनों तरफ से। इसमें नेक्स्ट देखिए जीन का कृत्रिम संश्लेषण। देखो कृत्रिम रूप से जीन को बनाया था हरगोविंद खुराना ने जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया। हालांकि जीन जीन होता है जो जीवों में पाया जाता है, ठीक है, परंतु कृत्रिम रूप से किसने संश्लेषण किया, सर्वप्रथम याद रखना हरगोविंद खुराना ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। अब देखो डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है। डीएनए की ये बहुत ही फेमस है, वाटसन और क्रिक का नाम आपने सुना, वाटसन क्रिक और मॉडल, वाटसन और क्रिक का मॉडल, जो कि जेडी वाटसन और एफ.एच. क्रिक द्वारा 1953 में डीएनए अणु की संरचना का द्विकुंडलीय प्रारूप एक मॉडल दिया था। डीएनए का यहाँ से प्रश्न बनता है कि डीएनए की संरचना का द्विकुंडलीय जो प्रारूप है, डबल हेलिकल मॉडल किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इस मॉडल के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि पूछने का कारण भी है क्योंकि ये बहुत ही फेमस, अब एक तरफ से खोज थी, इनकी आविष्कार मान सकते हैं कि खोज थी, कि 1962 में उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार दिया गया। सिस्ट्रॉन, देखो सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। सिस्ट्रॉन डीएनए का सबसे बड़ा खंड है जो जीन की संरचनात्मक इकाई है। अब जीन की संरचनात्मक इकाई आ गई, जीन तो अनुवांशिकी की संरचनात्मक इकाई है। अब जीन की अगर आपसे पूछ ले कि जीन की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो सिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिस्ट्रॉन होगा। डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है ये,
जो गुणसूत्र में डीएनए होता है उसका सबसे बड़ा खंड कौन सा होता है? सिस्ट्रोन होता है, जो कि जीन की संरचनात्मक इकाई है। ये भी याद रखिएगा, जीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रोन होती है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लेना साथ साथ में, टाइम मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अब देखो केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के में प्रश्न बने तो क्या क्या बन सकते हैं? केंद्र कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोश- कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। देखिए, यह कोशिका के सभी कार्यों की योजना बनाता है और नियंत्रण करता है। यह विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक मुख्य रूप से जो होगा यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसके अंदर पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। देखो, केंद्रक की संरचना किस प्रकार होती है? न्यूक्लियर एनक्लोजर क्या होता है? देखो, केंद्रक को एक डबल झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनक्लोजर कहते हैं। ठीक है, केंद्र की इस प्रकार का केंद्र होता है। देखो, इसमें अंतर्परमाणु जालिका पाई जाती है, बाह्य केंद्रक झिल्ली होती है, आंतरिक केंद्रक झिल्ली होती है, परिकेंद्रक अवकाश होता है, केंद्रीय प्लाज्मा होता है, केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रिक होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है इसके अंदर, क्रोमेटिन जालिका होती है, राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम पर क्या करता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए, और कॉर्मो सेंटर पाया जाता है। इस प्रकार ये है डीएनए की केंद्र की संरचना है। इसमें याद क्या रखना है? केंद्र को एक डबल झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनक्लोजर कहेंगे। यहां से इतना याद रखा है, न्यूक्लियर एनक्लोजर क्या है अगर पूछा जाए तो। यह झिल्ली केंद्र के अंदर के पदार्थों को कोशिका के अन्य हिस्सों से अलग करती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनक्लोजर होता है जो कि क्या करती है? पदार्थों को अलग करने के प्रयास करती है ये। अब देखिए, इससे इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र, जिसे क्या कहते हैं? पोर्स कहते हैं, जिसे आरएनए और अन्य पदार्थ केंद्र से बाहर और अंदर जाते रहते हैं यहाँ। ठीक है, अब न्यूक्लियोस न्यूक्लियोज होता है, यह केंद्र के अंदर एक गहरे रंग का गोलाकार संरचनात्मक अंग है। न्यूक्लियोज में राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है। ये याद रखना आप। केंद्र के अंदर जो राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल है, ये राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियोज में होता है। और राइबोसोमल उप इकाई बनती है, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो क्या करता है? यह केंद्र के अंदर का तरल पदार्थ है जिसे डीएनए और अन्य तत्व तैरते रहते हैं। इसमें न्यूक्लियोसाइड और प्रोटीन होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना आप, इसमें नहीं है एक भी। यहाँ पर ये मतलब राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? न्यूक्लियोस में होता है। ठीक है, जो इसमें केंद्र की संरचना में होता है। देखो, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन गुणसूत्र। केंद्रक में डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। केंद्रक में डीएनए और क्या करते हैं? प्रोटीन मिलते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो क्रोमेटिन संघन होकर गुणसूत्र बन जाता है। विभाजन के लिए तैयार होगी तो क्रोमेटिन क्या बन जाएगा? गुणसूत्र का रूप ले लेगा यहाँ से। अब देखिए, क्रोमेटिन के दो प्रकार के होते हैं। एंथ्रोमेटिन होता है जो सक्रिय रूप से जीन अभिव्यक्ति में शामिल होते हैं। एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन होता है जो निष्क्रिय रहते हैं और अनुवांशिकी जानकारी नहीं प्रदान करते हैं। तो अनुवांशिकी जानकारी कौन प्रदान करेगा? जो सक्रिय रूप से होगा। सक्रिय रूप से कौन सा होता है? क्रोमेटिन के दो प्रकार जो होते हैं, एंथ्रोमेटिन होगा। ठीक है, एंथ्रोमेटिन क्या होगा? सक्रिय रूप से होगी, जीन अभिव्यक्ति में शामिल होते हैं। और एक दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन होता है जो निष्क्रिय रूप से रहते हैं और अनुवांशिक इकाई जानकारी का प्रदान नहीं करते हैं। ये याद रखना आप, इसको याद रखना। एंचेरोमेटिन याद रखना, क्रोमेटिन के दो प्रकार होते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें केंद्र के कार्य क्या है? जीन की अभिव्यक्ति और नियंत्रण करना। तो केंद्रक में स्थित डीएनए कोशिका की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पर होगा? राइबोसोम पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? केंद्र के में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? केंद्र केंद्रीय होगा। कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक डिवीजन और मेयोसिस में गुणसूत्र का वितरण केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, देखो मेन जो क्वेश्चन आपके बनेंगे कोशिका विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन वगैरह हो गए, एनाफेज प्रोफेज, ठीक है, ये अवस्था होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए राइबोसोमल क्या होता है? राइबोसोमल का संश्लेषण होगा
न्यूक्लियोल्स में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण और राइबोसोमल उप इकाइयों का निर्माण होता है, जो बाद में राइबोसोम में बदलते हैं। राइबोसोमल ही क्या करता है, राइबोसोम में बदल जाता है, जो क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यहाँ से मेन बात याद रखने यही है कि राइबोसोम से याद रखना, राइबोसोम क्या, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, चाहे कहीं भी पाया जाए। हमने पहले भी पढ़ा था राइबोसोम, राइबोसोम को आप प्रोटीन संश्लेषण से जोड़ देना, प्रोटीन और राइबोसोम से जोड़ देना, इस प्रकार का अगर कहीं भी मिले आपको। इसमें याद रखना केंद्रक में डीएनए की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के सभी जैविक कार्यों के लिए अनिवार्य जानकारी प्रदान करता है। यहाँ से एक ही मिल रहा है कि राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण से जोड़ना। जहां भी आपसे पूछे कि राइबोसोम का संबंध किससे है, प्रोटीन संश्लेषण से ही होता है हमेशा, ठीक है। ये प्रश्न बनता है आज तक जो बना है प्रश्न। अब देखिए कोशिका चक्कर क्या होता है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनती है आपके। कोशिका चक्कर क्या होता है, कोशिका चक्कर की परिभाषा देखो क्या है। कोशिका चक्कर वह चक्रीय प्रक्रिया जो एक कोशिका के एक विभाजन के अंत से दूसरे विभाजन के अंत तक चलती रहती है। जब एक विभाजन होता है उसके बाद सेकंड विभाजन होगा, उसे अंत तक चलती रहेगी। देखो होता क्या है इसमें, और इसमें हार्वर्ड और पेलक ने इसको समझाया था 1953 में। और कोशिका चक्र में लिए गए समय को पीढ़ी काल कहते हैं। जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या कहेंगे, वन जनरेशन कहेंगे या पीढ़ी काल कहेंगे। देखो होता क्या है इसमें, देखो यहाँ से आप याद रखना जो कोशिका चक्कर होगा, कोशिका चक्कर में याद रखना अंतरावस्था होगी, इंटरफेज, क्योंकि दो मुख्य अवस्था होगी यहाँ पर, अंतरावस्था और सूत्री विभाजन, माइटोसिस या अम्फेज अवस्था होती है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि अंतरावस्था में किस किस में डिवाइजेशन होता है, जो जीवन अवस्था में, एस अवस्था में और G2 अवस्था में। जो आगे पढ़ेंगे अपने इसमें क्या क्या होते हैं, जीवन अवस्था में क्या होगा, एस अवस्था में और G2 अवस्था में होगा। यहाँ से इतना याद रखना, जीवन अवस्था है, एस अवस्था और G2 अवस्था है जो अंतरावस्था है या इंटरफेज अवस्था से संबंधित है। और यहाँ से आप रखोगे याद है प्रोफेज अवस्था है, मेटाफेज अवस्था है, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया, ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो गया। इसके आप इंग्लिश नाम याद रखना, ठीक है। जहां भी प्रश्न पूछे तो इंग्लिश नाम याद होगा तो कर दो, क्योंकि पूर्वावस्था वगैरह ये कहीं ना कहीं ये हिंदी में नाम चेंज हो जाते हैं, तो इंग्लिश नाम याद रखना इनका। तो ये सूत्री विभाजन से संबंधित है। इनका क्रम याद रखना, क्रम पूछ लिया जाता है, पहले कौन सी आती है, पूर्वावस्था आती है, फिर मध्य अवस्था, पश्चावस्था, साइटोकाइनेसिस अवस्था आएगी और टेलोफेज अवस्था आएगी। और यहाँ पर इसने कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनिन अवस्था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कोशिका खांच विधि इसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं कोशिका पट्टिका विधि। यहाँ से प्रश्न अगर बने ये बन सकता है कोशिका खांच विधि है और कोशिका पट्टिका विधि किससे संबंधित है, तो याद रखना साइटोकाइनेसिस अवस्था से या कोशिका द्रव्य विभाजन से संबंधित है। ये प्रश्न अगर अंदरूनी प्रश्न बनाना चाहे तो इस प्रकार का बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। अब देखो ये होती है अंतरावस्था के अंदर होती है। देखो G1 अवस्था, G2 अवस्था, अवस्था होती है। यहाँ पर देखो प्रावस्था, प्रावस्था के अंदर क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण कहाँ होगा, G2 अवस्था में। और G1 प्रावस्था के अंदर भी प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। और अम्लवस्था, इसमें चार प्रकार की प्रोफेज अवस्था, एनाफेज, ठीक है, इस प्रकार की चार प्रकार की अवस्था अपने बढ़ेंगे आगे, वो पाई जाती है। गुणसूत्र की गति और विभाजन का कार्य कहाँ पर होता है, अम्लप्रावस्था में होता है। इतना याद रखना यहाँ पर, गुणसूत्र की गति और विभाजन का किस अवस्था में होगा, अम्लप्रावस्था में होगा। और एस अवस्था, G1 अवस्था, G2 अवस्था में देखिए अभी क्या होगा। देखो कोशिका चक्कर की अवस्था, देखो कोशिका चक्कर की अवस्था देखो, इसमें अंतरावस्था है, अम्लप्रावस्था होगी। इसमें क्या होगा, देखो अंतरावस्था में यह दो क्रमिक विभाजनों के बीच में की अवस्था है, इसमें विश्राम अवस्था भी कहते हैं, यानी कि अंतरावस्था को क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था भी कहते हैं। लेकिन यह सबसे सक्रिय चरण होता है, सबसे सक्रिय रहता है ये। इसमें जैव संश्लेषण होता है और कोशिका द्रव्य एवं डीएनए की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है इसके अंदर, अंतरावस्था के अंदर। अब देखिए इसमें यहां से आप याद रखना अंतरावस्था के तीन उपचरण होते हैं, G1 अवस्था, ठीक है, एस प्रवस्था, और एक आएगी अपनी पढ़ेंगे नेक्स्ट है G2 प्रवस्था। यहां से देखो प्रश्न किस प्रकार के आपके बनेंगे। यहां से जो प्रश्न बनते हैं आपके G1 प्रवस्था में क्या होता है, देखो कोशिका विभाजन के तुरंत बाद शुरू होती है। जब कोशिका का विभाजन होता है उसके तुरंत बाद कौन सी प्रवस्था स्टार्ट होती है, G1 प्रवस्था स्टार्ट होती है। इसमें प्रोटीन
आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण होता है, और गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं इसके अंदर। तुरंत बाद पूछ ले तो कौन सी जीवन अवस्था होगी, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण और आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण होता है, इतना याद रखना इसके अंदर जीवन अवस्था के अंदर। और एस प्रावस्था में क्या होगा, जीवन प्रावस्था के बाद होती है। यहां से पूछ ले कि जीवन प्रावस्था के बाद निम्न में से अंतरावस्था की कौन सी अवस्था जो शुरू होती है, तो अस अवस्था होती है, जीवन प्रावस्था के बाद होती है। इसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अंतरावस्था की कौन सी अवस्था है जिसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगी, जीवन प्रावस्था हो जाएगी, याद रखना जीवन प्रावस्था। और आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का भी संश्लेषण इसमें होता है, आरएनए का भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण इसके अंदर होते हैं, और आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जीवन के भी अंदर होता है, और यहाँ पर असपरावस्था के अंदर भी आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इतना याद रखना यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए G2 प्रावस्था में क्या होता है, एस प्रावस्था के बाद इनका क्रम याद रखना आप, पहले जीवन प्रावस्था होगी, फिर अवस्था आ जाएगी, अवस्था आ जाएगी, फिर आ जाएगी G2, इनका क्रम याद रखना, क्रम भी आपको दे दे, क्रम भी पूछ ले। यह प्रावस्था के बाद होती है विभाजन के लिए आरएनए प्रोटीन और तरक तंतुओं का निर्माण। यहां से याद रखना तरक तंतुओं का निर्माण किसमें होगा, G2 प्रावस्था में होगी, परंतु आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, G1 भी करती है, एस प्रावस्था के अंदर भी होता है, G2 के अंदर भी होता है, परंतु यहाँ पर तरक तंतुओं का जो निर्माण होगा G2 प्रावस्था में होगा। ये प्रश्न पूछा हुआ देखो, या तो आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है और डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है इसके अंदर, डीएनए की मात्रा स्थिर किसमें रहेगी, G2 प्रावस्था के अंदर। और एस प्रावस्था में अपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जितनी भी है उसकी डबल हो जाती है, परंतु यहाँ पर स्थिर रहेगी। ठीक है, चलिए अम प्रावस्था में क्या होता, बायोटिक फेज के अंदर, इसे विभाजन अवस्था भी कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन वाली अवस्था कौन सी है, अम प्रावस्था। ये गुणसूत्र से संबंधित है, याद रखना अम प्रावस्था होगी, गुणसूत्रों की गति और इसका विभाजन कहाँ होगा, अम प्रावस्था के अंदर होता है। इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है और क्रोमेटिड अलग होकर संतति क्रोमोसोम बनाते हैं, और अंततः कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसमें दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। ये कोशिका का विभाजन वाली अवस्था, गुणसूत्र शब्द जहां भी आए तो आपको क्या ठोकना है, तो ये लगा देना आप, अम प्रावस्था होगी भाई, अम प्रावस्था के अंदर होता है, गुणसूत्र का विभाजन वगैरह गति वगैरह होगी, अम प्रावस्था के अंदर होती है। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से याद कर लेना आप, जीवन प्रावस्था के अंदर कोशिका चक्र में सबसे अधिक समय लेने वाली प्रावस्था याद रखना, सबसे अधिक समय लेने वाली प्रावस्था जीवन अवस्था होती है, अंतरा अवस्था के अंदर, इंटरफेज के अंदर। एस प्रावस्था डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, ये अलग है इससे। और G2 प्रावस्था विभाजन के लिए तैयार होती है, ये G2 अवस्था विभाजन के लिए तैयार की अवस्था है, उसके बाद मेटाफेज अवस्था चलती है, और इसमें डीएनए की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है, जितनी भी डीएनए की मात्रा है वो उतनी रहेगी, यहाँ पर केवल बदलेगी किसमें, एस प्रावस्था के अंदर डबल हो जाती है। यहाँ तक इतना इसमें याद रखना आप। देखो समय विभाजन की बात करें, सबसे लंबी प्रावस्था आएगी जीवन प्रावस्था, और एस प्रावस्था में 6 से 9 घंटे लगभग टाइम लेता है, और G2 प्रावस्था में अम प्रावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है, क्योंकि G2 प्रावस्था से अम प्रावस्था स्टार्ट हो जाती है, इसमें विभाजन की कंडीशन बन जाती है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से रट लेना, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। देखो बीच का समसूत्री विभाजन वगैरह होता है, वो मैंने नहीं बताया आपको, इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो अर्धसूत्री विभाजन से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आप इनको अवस्था है, 5 अवस्था है, इनको क्रम वाइज से याद कर लेना। लिप्टोटिन, आप क्या करना, इंग्लिश वर्ड ही है, हालांकि इंग्लिश वर्ड भी लिख रखे हैं यहाँ पर, इंग्लिश वर्ड ही है, हिंदी वर्ड भी थोड़े से अलग होते हैं इनके। तो लिप्टोटिन हो गया, जाइकोटिन हो गया, पचाइटिन हो गया, डिप्लोटिन हो गया, और डाइकानोसिस हो गया। ये इनके 5 अवस्थाएं हैं, इनको क्रम वाइज आप जैसे भी आपको याद रहे उस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, जो भी आपको बने, कोई भी फॉर्मूला अगर बना के याद कर रहे हो, जो भी बने आपको याद कर लेना, ये क्रम वाइज करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्रम वाइज पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था, प्रथम की अवस्थाओं क्रम का सही क्रम है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो लिप्टोटिन पहले आएगी, लिपट गए पहले, लिपट के बाद में पहले लिपट गए, फिर जाइकोटिन चले गए, पचाइटिन फिर पचा लिया, और डिप्लोटिन फिर डिप्लोमा ले लिया, और फिर डाइकाइनेसिस हो गया, डाइकाइनेसिस डाई हो गया फिर। ठीक है, याद कर लेना इनको। अब देखिए
लिप्टोटिन में क्या होता है, ये मायोटिक प्रोफेज के पहले चरण की अवस्था, इसमें गुणसूत्र सबसे पहले लंबे रूप में दिखते हैं और बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था निम्न में से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था को कहा जाता है, तो लिप्टोटिन अवस्था को कहेंगे। लिप्टोटिन, लिपट गए, पहले क्या होता है, लिपट जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र होते हैं पहले लिपट जाते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे बुक की अवस्था कहेंगे लिप्टोटिन की। फिर लिप्टन के बाद जाग गए सारे, जाइगोटिन, जागने के बाद क्या होता, इसमें सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है जिसमें समकक्ष गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं रहते हैं और स्नेप्टोनिमल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतना याद रखना यहाँ पर, सिनेप्सिस याद रखना कि प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, जाइगोटिन के अंदर होती है। इस अवस्था के अंदर सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था के अंदर, तो जाइगोटिन अवस्था के अंदर होती है। ये 2 नंबर याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो बनते हैं आपके यही ही बनते हैं, बुक की अवस्था किसे कहते हैं, गुलदस्ता किस अवस्था किसे कहेंगे, या सिनेप्सिस अवस्था किसे कहेंगे, तो इनको याद रखना, जाइगोटिन और लिप्टोटिन को। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। अब आ गया, लिपट गए, जाग गए, फिर पचा लिया, पहले लिपटे फिर जागे और फिर पचा लिया, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। जीन एक्सचेंज की अवस्था जो होती है कौन सी है, पचाइटिन अवस्था है, जहां समकक्ष गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। जीनों का आदान, गुणसूत्र के बीच जीनों का आदान प्रदान कह दिया, क्रॉसिंग ओवर कह दिया, जिसमें अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। 2 याद रखना, क्रॉसिंग ओवर और किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर या फिर गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, तो क्या होगा, पचाइटिन अवस्था के अंदर होता है। लिप्टोटिन के अंदर अपने पढ़ा गुलदस्ता अवस्था इसको कह दिया, ठीक है, बुक की अवस्था कह दिया, और उसके बाद अपने किसमें बढ़ा, जाइगोटिन के बारे में बढ़ा, जाइगोटिन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस की प्रक्रिया वहां पर होती है। और उसके बाद पढ़ा पचाइटिन के बारे में, पचाइटिन में क्या होता है, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर होता है या गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। यहां से प्रश्न बनती है। फिर आता है डिप्लोटिन, पचाइटिन की बात पचाने के बाद डिप्लोमा ले लिया, डिप्लोमा लेने में क्या होगा, काइजमेटा दिखने लगते हैं, इस अवस्था में काइजमेटा दिखने लगते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान उत्पन्न होते हैं और गुणसूत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। काइजमेटा का कार्य क्या होता है, गुणसूत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो काइजमेटा किस अवस्था में प्रकट होते हैं, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर प्रकट होते हैं। डिप्लोटीन अवस्था के अंदर याद रखना काइजमेटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लेना, आप पीछे वाला भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका याद कर लेना अच्छी तरह से। ये ही प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, और अक्सर यही प्रश्न अभी तक तो एग्जाम में पूछे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें डायकाइनेसिस अवस्था जो होती है इसमें क्या होगा, देखो इस अवस्था में गुणसूत्रों का उपांति भवन होता है, ठीक है, टर्मिनाइजेशन इस अवस्था में होता है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर के बाद गुणसूत्र अलग होने के लिए तैयार होते हैं। और किस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद जो होते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गई पचाइटिन में, क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, गुणसूत्र अलग होने की तैयार होते हैं। गुणसूत्र अलग किस में होते हैं, गुणसूत्र जो अलग होते हैं किस में होते हैं, डायकाइनेसिस अवस्था होती है उसके अंदर होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, उपांति भवन अवस्था कहते हैं। उपांति भवन की क्रिया गुणसूत्रों का, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये गुणसूत्रों का उपांति भवन जो होता है किस अवस्था में दिखाई देता है या किस अवस्था में बनता है, तो याद रखना डायकाइनेसिस अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें जितने बताए हैं वो याद कर लेना आप अच्छी तरह से, वो इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज साइंस की चल रही है, ठीक है, वहां से ज्वाइन अब नाना क्लास की ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे अगर नए भी डले तो आप कमेंट जरूर कर देना, वीडियो के अंत में वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम को कह देंगे वहाँ से इस पूरी पीडीएफ को, जितनी पीडीएफ अपने क्लास से चल रही है, क्लास की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों।